हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। आपको बता दें कि जर्मनी का एकीकरण यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई, उससे पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हालांकि इनमें से कुछ तो सिर्फ राजनीतिक इकाइयाँ ही थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद का ये एक मानचित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आप उस समय की प्रमुख शक्तियों को देख सकते हैं। जैसे कि ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशा या प्रोशिया इसको कह सकते हैं। तो जो ये ग्रे पार्ट आपको वर्तमान जर्मनी क्षेत्र में दिख रहा है, ये प्रशा या प्रोशिया है। यही जो सबसे बड़ा पार्ट है जर्मनी का, वो लीड करता है जर्मनी के एकीकरण को। इस मानचित्र को आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें प्रशिया को किस किस के साथ जो है संघर्ष करना पड़ेगा। उनमें से एक तो पावर है ऑस्ट्रिया और दूसरी तरफ है फ्रांस। फ्रांस ने ये दक्षिणी जर्मनी के राज्यों पर अधिकार कर रखा है, तो ऑस्ट्रिया जो है इस उत्तरी जर्मनी के विभिन्न राज्यों में अपना जो है प्रभाव रखता है। अब बात करते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी जो है 3 भागों में बटा हुआ था। ये एक दूसरा मैप मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें देखिए आप कि उत्तरी जर्मनी जो है उसमें प्रशा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट, ये आप इसमें देख सकते हैं। जो येलो कलर के आपको इसमें हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये स्लेस्विग और होल्स्टीन जो कि डेनमार्क के अधीन 2 डचियाँ थी। इसके अलावा हैम्बर्ग है, हैनोवर है। इसी तरह से मध्य जर्मनी में राइनलैंड क्षेत्र आता है। राइनलैंड क्षेत्र जो आपको इधर दिख रहा होगा, ये ठीक है। तीसरा आता है दक्षिणी जर्मनी, जिसमें वुटेमबर्ग, बवेरिया, बाडेन, हेस, डर्मिस्टेट, अल्सास, लारेन वगैरह आपको दिखाई देंगे। ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो डार्क रेड कलर है, ये अल्सास और लारेन प्रदेश हैं, जो सबसे अंतिम पार्ट थे जो जर्मनी में एकीकृत किए गए थे। इसके अलावा ये जो दक्षिणी जर्मनी का पार्ट आपको लाइट ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये फ्रांस के अधीन राज्य थे, या कह सकते हैं कि इन राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव अधिक था। अब जान लेते हैं कि इन राज्यों में क्या समानताएं और असमानताएं थी। सबसे पहले ये जो 300 से अधिक राज्य हैं, एक तो भौगोलिक दृष्टि से ही 3 भागों में बटे हुए हैं। दूसरा, इनमें कुछ असमानताएं और भी थी, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था इन सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार की थी। इनके पास संपत्ति भी अलग अलग थी, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा थी और किसी के पास बहुत कम थी। संपत्ति का आकार जो है वो भिन्न भिन्न था, या किसी को सम्राट से भूमि प्राप्त होती थी तो कोई स्वतंत्र प्रकृति के थे, किसी के पास शक्ति अधिक थी, कोई धार्मिक प्रकृति का है, कोई गैर धार्मिक प्रकृति का है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था, संपत्ति, शक्ति आदि के आधार पर इनमें बहुत सारी असमानताएं थी, यानी कि एक राज्य के रूप में संगठित होने के जो लक्षण होने चाहिए थे वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही थी। इन सब के बावजूद भी उनमें एक दो समानताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि पहला है कि सभी के सभी राज्य पवित्र रोमन सम्राट के प्रति आदर भाव रखते थे। दूसरा, इन सब के प्रतिनिधि एक डाइट में सम्मिलित होते थे, यानी कि इन सब की एक डाइट थी जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। हालांकि उसका इतना महत्व नहीं था, ना ही उसके निर्णयों का, और ना ही कोई ऐसी कोई खास चुनाव प्रणाली थी, लेकिन फिर भी कहने को एक ऐसी संस्था थी जहाँ पर सभी राज्यों के प्रतिनिधि जाकर हिस्सा लेते हैं। तीसरी चीज़ थी कि इन सभी राज्यों को नेपोलियन ने जीत कर क्या किया था कि 300 से अधिक जो राज्य थे उन सबको संगठित कर दिया एक संघ में, और उस संघ को जर्मन संघ कहा गया। और उसमें अब 39 राज्य ही बचे थे, यानी कि 300 से अधिक जो टुकड़े थे अब वो कम होकर कितने हो गए, 39 राज्य हो गए। अब बात करते हैं एकीकरण के कारण। सबसे पहला कारण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये भी
न केवल यूरोप की, फ्रांस की, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं में से एक थी। इस क्रांति से यूरोप में उदारवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हुआ और ये उदारवादी सिद्धांत मुख्य रूप से कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव, लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करने पर ये क्रांति जोर देती है। तो इस प्रकार से जो क्रांति के ये जो विचार निकले फ्रांस से, वो जर्मनी के एकीकरण में भी सहायक हुई। वहाँ के लोगों को भी इन उदारवादी सिद्धांतों ने प्रभावित किया। सेकंड है नेपोलियन के आक्रमण। नेपोलियन का आक्रमण को आपने ये देखना है कि किस प्रकार से वो जर्मनी के एकीकरण में सहायक है। सबसे पहले तो पवित्र रोमन साम्राज्य, जो कि जर्मनी के इन हिस्सों पर, जो अभी आपको मैप में दिखाया हमने, ये आपको एक मैप दिखाया था कि इस पार्ट पर ये जो ऑस्ट्रिया है, इसी है, ये है यहाँ से, और ये इतने पार्ट पर क्या था, इसको पवित्र रोमन साम्राज्य कहते थे। तो सबसे पहले फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट शासक हुआ, उसने क्या किया कि इस पवित्र रोमन साम्राज्य को ही भंग कर दिया, यानी कि इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, फ्रांस के साथ इसको मिला लिया। तो इस प्रकार से अब क्या कर दिया है, जो 300 से अधिक राज्य हैं उसने उनको 39 राज्यों के एक राइन संघ यानी कि जर्मन संघ का निर्माण कर दिया। इस वजह से क्या हुआ है कि जो 300 से अधिक राज्यों के लोग थे, अब वो कम टुकड़ों में संगठित हो गए और ये एकीकरण की दिशा में एक पहला ठोस कदम हुआ। हालांकि ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया था। एक और बात क्या हुई कि उदारवाद और रूढ़िवाद के बीच में अब संघर्ष शुरू हो गया, यानी कि दो प्रकार की विचारधाराएं अब एक दूसरे के विरोधी हो गई। रूढ़िवादी परंपरा यानी कि जो निरंकुश राजतंत्र को बनाए रखना चाहती है, और उदारवाद क्या है कि जो संवैधानिक शासन जो है स्थापित करना चाहती है। इस प्रकार से दो प्रकार के विचार अब इस राज्य में दिखाई देते हैं। फ्रांस विरोधी भावना का जन्म हुआ जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया, तो वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उनके मन में फ्रांस के प्रति नफरत की भावना जागृत हो गई। लेकिन यही भावना कालांतर में राष्ट्रीयता की भावना में चेंज हो गई। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि पूरे देश में एक ही भाव सामान्य था। वो क्या था, सभी के बीच में समान भाव क्या था कि अंग्रेज़ों या ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा का भाव था। और वही अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव धीरे धीरे कहाँ बदल गया, राष्ट्रवाद में बदल गया। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो फ्रांस विरोधी भावना थी वो बाद में जाकर राष्ट्रीयता की भावना में बदल गई, और वो अपने राष्ट्र को निर्मित करने, अपने राष्ट्र के एकीकरण के बारे में सोचने लगे। साथ ही नेपोलियन ने यहाँ पर अधिकार करने के बाद जर्मनी का आधुनिकीकरण भी करना शुरू किया, जो आगे काम आया। तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेक्स्ट हो गया बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन में हम बात करते हैं कि उस समय जर्मनी में वे कौन कौन से विद्वान थे जिनके विचारों से प्रभावित होकर वहाँ के लोगों में न केवल राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार हुआ, बल्कि एकीकरण में भी सहायता मिली, यानी कि वहाँ के लोग इस बारे में सोचने लगे। तो उनमें से कुछ प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। हर्डर ने स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का पक्ष लिया। वो एक कट्टर पक्षधर था इस चीज़ का कि स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हीगल ये एक प्रमुख दार्शनिक रहा है जर्मनी का। उन्होंने राष्ट्र के महत्व को स्थापित किया, और जिसे बाद में चलकर बिस्मार्क ने सेना की मदद से जर्मनी को राष्ट्र के रूप में निर्मित करने का कार्य किया। उसने अपने सपने को साकार किया कि किस प्रकार से राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन डी फिक्टे, जिन्होंने फ्रांस विरोधी इस राष्ट्रवादी भावना को तर्क और युक्ति का आधार दे दिया, यानी कि ये बिल्कुल जायज़ ठहराया कि जो फ्रांस विरोधी भावना है उसके फलस्वरूप जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है वो तर्क और युक्ति के आधार पर एकदम सटीक है, ये तो होना ही था।
हम्बोल्ट उन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर बल दिया ताकि लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकें। इन व्यक्तियों के अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जर्मनी में जो इस समय स्थापित हुई और जिन्होंने राष्ट्रवाद और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक संस्था बनाई बर्शन सेफ्ट करके, और इसके दो मुख्य कार्य थे। एक था कि मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं उनका विरोध करना। मेटरनिख यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर, तो उनका क्या था काम कि वो अपने आसपास कहीं पर भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं होने देना चाहता था। उसका राजतंत्र, वो भी निरंकुश राजतंत्र में पूर्ण विश्वास था। तो जहाँ कहीं भी इस तरह के प्रयास होते थे तो वो उनको क्या है, दबा देता था। तो मेटरनिख की इस प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध करना बर्शन सेफ्ट संस्था का मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा क्या है, साथ ही साथ लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना। अब इस व्यक्ति का रोल भी देख लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी नीति है उसने किस प्रकार से सकारात्मक कार्य किया। कि मेटरनिख जो है जर्मनी के एकीकरण का कट्टर विरोधी है और जर्मन संघ ऑस्ट्रिया के अधीन उसने रखा। कब? जब 1815 में वियना कांग्रेस हुई। उस वियना कांग्रेस में ये अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहा था और जर्मन संघ जो था 39 राज्यों का, उसका अध्यक्ष जो है ऑस्ट्रिया को बनाया गया ताकि वहाँ पर जर्मन राष्ट्रवाद का कोई सीन ना हो। बर्शन सेफ्ट संस्था ने इस बात का विरोध किया। किस बात का? कि ऑस्ट्रिया को क्यों जर्मन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। बर्शन सेफ्ट के इस विरोध का मेटरनिख ने क्या बदला लिया कि प्रेस और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये संस्था किसी भी प्रकार के विचार जो है अपने समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में कहीं पर भी ना छाप सके। इसके अलावा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उनके शिक्षकों पर, छात्रों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। कईयों को जो है नौकरी से निकाल दिया, छात्रों को जो है कारागार में डाल दिया, है ना। साथ ही उसने क्या किया, शिक्षा, पाठ्यक्रम और धार्मिक संस्थाओं पर भी नियंत्रण स्थापित किया। पाठ्यक्रम में बदलाव लाया कि इस तरह के पाठ्यक्रम जो है बनाए गए कि उनमें इस तरह की भावनाएं छात्रों में विकसित ही ना हो जो विरोध करें। साथ ही गुप्तचर व्यवस्था भी उसने चाक चौबंद कर दी कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसको पूर्व में ही सूचना मिल जाए। साथ ही उसने प्रशा में किए जा रहे सुधारों पर भी रोक लगाई कि इन सुधारों का प्रचार प्रसार हो गया तो ऑस्ट्रिया में भी लोग इस तरह का स्वर जो है वो बुलंद करने लगेंगे। तो उसने प्रशा में सुधारों पर रोक लगा दी। अब ये सारे कार्य आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो जर्मनी के एकीकरण में सहायता करने वाला हो। ये सब तो उल्टे कार्य हैं। यही तो बात है कि जब कोई आपका शोषण करता है, आपको आपकी किसी बात का विरोध करता है, तो परिणामतः क्या हुआ है कि लोग उसके क्या हो गए हैं, विरोधी हो गए हैं। ठीक है, तो वो एक प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ है कि भविष्य में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि अब जो जर्मन लोग थे वो और अधिक संगठित होकर अपने एकीकरण के लिए कार्य करने लगे। नेक्स्ट है कि जोल्वरिन की स्थापना। 1 जनवरी 1834 को जर्मन चुंगी संघ या जोल्वरिन की स्थापना की गई और इसका नेतृत्व प्रशा ने स्वयं अपने हाथ में रखा। आरंभ में 18 राज्य इसके सदस्य बने और बाद में धीरे धीरे करते हुए सभी राज्य यानी कि 39 राज्य इसमें सम्मिलित हो गए। इस जर्मन चुंगी संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बिना चुंगी के परस्पर व्यापार करना। इस तरह से व्यापार करने से क्या हुआ कि बहुत सारे जो चुंगी घर हैं वो समाप्त कर दिए गए। यानी कि व्यापारियों को अब बार बार अलग अलग जगह पर चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। इससे आर्थिक लाभ हुए सभी राज्यों को। रेलवे, डाकतार, सड़कों का विकास हुआ और इन सब का विकास होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि उत्तरी और जर्मनी जो था आपस में उनमें संपर्क बढ़ गया, विचारों का प्रसार बढ़ा। तो प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में जोल्वरिन ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आती है फ्रांस की 1848 की क्रांति। हालांकि ये क्रांति फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका असर न केवल फ्रांस बल्कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी देखने को मिलता है। फरवरी 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होती है। उस क्रांति का असर जो है ऑस्ट्रिया में भी होता है। वहाँ पर भी लोग विद्रोही हो जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, लोकतंत्र
के नारे जो है बुलंद करने लगते हैं। अब मेटरनिक को अपनी सत्ता जो है वो खतरे में नज़र आती है और वो वियना छोड़कर भाग जाता है। मेटरनिक का पतन का समाचार सुनकर जर्मन राज्यों में भी विद्रोह शुरू हो जाते हैं और विद्रोह में सबसे आगे कौन है? राष्ट्रवादी और लोकतंत्रवादी लोग आगे हैं, जो राजतंत्र का खात्मा करके संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। प्रशा ने भी विद्रोहियों के दबाव में आकर उदार संविधान स्वीकार कर लिया, चाहे वो अल्पकाल के लिए ही था। तो इस फ्रांसीसी क्रांति की वजह से जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें एक हलचल हुई, एक कदम और इसमें आगे इजाफा हुआ। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई गई 31 मार्च 1848 को और इस संसद में जर्मन राज्यों के 521 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस संसद में दो निर्णय लिए गए मुख्य रूप से। एक तो ये कि सार्वभौम मताधिकार निर्वाचन के आधार पर पूरी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संसदीय सरकार की स्थापना की जाए और दूसरा एक राष्ट्रीय सभा निर्मित की जाए जिसके दो कार्य हों। एक है जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाना कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण संपन्न किया जाएगा और साथ ही संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व भी इसे सौंपा जाए। अब इस बैठक के आधार पर 1 मई 1848 को चुनाव संपन्न हुए और 18 मई को एक राष्ट्रीय सभा का गठन कर लिया गया जिसमें 585 सदस्य चुने गए। 10 महीने में इस सभा ने एक संविधान तैयार कर दिया, लेकिन इस संविधान को सभी जर्मन राज्यों के लिए तैयार किया गया। ऑस्ट्रिया को इस संविधान सभा से बाहर रखा गया और ना ही उस पर यह संविधान लागू किया जाना था। अब प्रशा के राजा को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान रखा गया कि जो प्रशा क्योंकि सबसे शक्तिशाली राज्य भी था और उसी के नेतृत्व में ये सब संभव भी हो सकता था, तो उसके राजा को इसका अध्यक्ष बनाने का विचार किया गया। ऐसा करके निमंत्रण दिया गया फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, लेकिन उसने इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, यानी कि वो जनता द्वारा दिए गए इस सम्मान को ग्रहण नहीं करना चाहता था। इसमें उसको अपना अपमान दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने जब जनता द्वारा दिए गए इस राज मुकुट को ग्रहण करने से इनकार कर दिया, तो ये फ्रैंकफर्ट की जो संसद इतने टाइम चली, वो जो सारा कार्य उन्होंने किया था वो सब जो है बेकार हो गया। अब इसी चीज़ को दोबारा सफल बनाने के लिए एक और संसद बुलाई गई मार्च 1850 में एरफर्ट में। तो एरफर्ट की जो संसद है इसको बुलाने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए गए प्रशा के एक मंत्री द्वारा जिनका नाम है रेडोविट्ज। अब ये संसद भी असफल हो गई। उसके दो कारण थे। एक तो ये कि पहले जो बुलाई गई थी फ्रैंकफर्ट की संसद, उसकी असफलता को देखकर जो दक्षिणी जर्मनी के राज्य थे बवेरिया, बाडेन वगैरह, वो जो है उनकी रुचि नहीं रही अब इस एकीकरण में। इस एक संविधान सभा जो बनाने का विचार था पूरे जर्मन राज्यों का, और दूसरा ऑस्ट्रिया ने इसका प्रबल विरोध किया। तो इस वजह से एरफर्ट की जो संसद थी वो भी असफल हो गई। अब ऐसे में आगे एकीकरण का कार्य किस प्रकार से चलता है कि विलियम प्रथम की नियुक्ति की जाती है 1861 में। अभी जो राजा था जिसने फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, जिसने जनता द्वारा दिए गए राजमुकुट का पहनने से इनकार किया था, अब उनकी मृत्यु के बाद 1861 में 64 वर्ष की आयु में विलियम प्रथम नाम के एक नए शासक को राजगद्दी सौंपी जाती है। ये बहुत योग्य नहीं है, लेकिन ये दृढ़ निश्चयी है, सूझबूझ वाला है, धैर्यवान है, प्रशा पर गर्व करता है और निरंकुश राजतंत्र में इसका पूर्ण विश्वास है। गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने अपने लिए दो नए मंत्री जो हैं चुने, वॉन रोन जो युद्ध मंत्री और वॉन मोल्ट के प्रधान सेनापति। युद्ध मंत्री और नया प्रधान सेनापति बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि प्रशा की सेना में जब तक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक वह जर्मनी के एकीकरण के लिए एक अच्छी भूमिका नहीं निभा पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैनिक सुधार। ऐसा सोचकर संसद में रक्षा बजट जो है पेश किया गया बढ़ाकर, लेकिन संसद में उदारवादियों का बहुमत था। उन्होंने इस रक्षा बजट को पास नहीं होने दिया। अब इस वजह से संवैधानिक जो संस्था है उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया। संसद को भंग कर दिया गया, पुनः चुनाव कराए गए, लेकिन फिर से उदारवादियों की जीत हुई। इस प्रकार से विलियम प्रथम जो सेना में वृद्धि करना चाहता था, लेकिन बजट पास न होने की स्थिति में वो इस कार्य को नहीं कर पा रहा था। ऐसे में
उसने चांसलर के पद पर एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की और जिसका नाम है बिस्मार्क। अब जो है जर्मनी का भविष्य संवरने वाला है, क्योंकि बिस्मार्क जो है उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया, जिसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहते हैं। जब उसको चांसलर बनाया गया तो उस समय संवैधानिक गतिरोध की स्थिति प्रशा में बरकरार थी, यानी कि जो लोअर हाउस था, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा थी, वो रक्षा बजट को पास नहीं करना चाह रही थी। ऐसे में एक बार समझौते का प्रयास बिस्मार्क ने किया, लेकिन जब वहाँ पर भी सफलता नहीं मिली तो उसने उच्च सदन जो राज्यसभा थी उसमें रक्षा बजट को पेश करके पास करवा लिया। 2 साल तक 1864 से 66 तक इसी प्रकार से बिस्मार्क अपने सारे बजट पास कराता रहा और सेना में सुधार करता रहा और प्रशा की सेना को एक शक्तिशाली सेना में तब्दील किया। प्रशा को वो उदारवादी नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि प्रशा ने ही जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वो बिना सेना के दम पर हो नहीं सकती। इसी सेना के दम पर बिस्मार्क ने डेनमार्क से 1865 में, ऑस्ट्रिया से 1866 में और फ्रांस से 1870 में युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूर्ण किया। इस प्रकार से आज हमने जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न कारणों को डिस्कस किया।